वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या पढ़ा अभी कि फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनाएंगे और हम उस कंपोनेंट को लिखेंगे जिसके कारण हम ऑब्जेक्ट को मूव होते हुए देख रहे हैं। तो F cos थीटा इनटू s हो गया, F इनटू s की जगह F cos थीटा इनटू s कर दिया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया। और वेक्टर के हिसाब से Fs cos थीटा फार्मूला होता था अपना स्केलर प्रोडक्ट का, मतलब डॉट प्रोडक्ट का। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा F इनटू s। और स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, उसका नाम स्केलर प्रोडक्ट अपन लोग क्यों रखे थे, क्योंकि उसके आंसर में स्केलर आंसर आता था, जो आंसर आएगा वो स्केलर होगा। ठीक है, स्केलर मतलब ये जो वर्क है ये वेक्टर नहीं होता, मतलब वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता, वर्क का कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर होते हैं, इसलिए देखो दोनों के ऊपर एरो लगा दिया, लेकिन वर्क इज स्केलर। तो अपने पास वेक्टर वाला ये फॉर्मूला मिला और नॉर्मल मैथमेटिकल वाला ये फॉर्मूला मिला। इसी में से ये फॉर्मूला निकलता है। अभी कायदे से अगर देखा जाए तो कैसे, ये थीटा को अगर मैं जीरो कर दूं, मतलब मैं फोर्स ये जो टेढ़ा लगा रहा था बोल रहा हूं, इस फोर्स को गिरा के ऐसे एकदम इस लेवल पे ले आऊं, तो ये जो cos थीटा है ये cos जीरो हो जाएगा, और cos जीरो अपना 1 होता है। तो आ गया ना, cos जीरो 1 हो गया, तो इसको हटा दो 1, f into s, w is equal to f into s आ गया। ये 9th वाला फॉर्मूला, ये 9th में पढ़ते थे हम लोग। लेकिन असल फॉर्मूला जो होता है वो होता है Fs cos थीटा, वर्क का जो फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। अच्छा, अब ये वेक्टर वाला भी देखते हैं। अब मैंने बोला कि F जो है वो भी वेक्टर है और S जो है वो भी वेक्टर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अब हम एक फोर्स लगाए, फोर्स का कुछ मैं नाम दे देता हूं Fxi प्लस Fyj, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, Fxfi का मतलब ये है कि ये 2 डायमेंशनल फोर्स है। जैसे इस बोर्ड में मैं ऐसा फोर्स लगा रहा हूं, तो इसमें x कंपोनेंट भी है और इसमें y कंपोनेंट भी है, ठीक है। चैप्टर अपन लोग आज नया चैप्टर शुरू किए हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ऑब्वियसली 3 चीजें पढ़नी है अपने को, वर्क पढ़ना है, एनर्जी पढ़ना है, पावर पढ़ना है। पावर बहुत छोटा है, वर्क और एनर्जी ज्यादा ध्यान से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो पहला चीज है पहले से कर लेते हैं। हम स्टार्ट विद वर्क। वर्क हम लोग 9th में जानते थे, ये वाला फार्मूला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और इसका डेफिनेशन भी होता था कि इफ अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड इट गेट्स डिस्प्लेस्ड टू अ डिस्टेंस देन वर्क इज सेड टू बी डन। मतलब किसी ऑब्जेक्ट में मैंने फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स की डायरेक्शन में थोड़ा सा हिल गया, डिस्प्लेस हुआ, तो थोड़ा सा हिलना जरूरी नहीं, थोड़ा हिले ज्यादा हिले, लेकिन हिलना चाहिए, तो उसको बोलते हैं अपन ने कुछ काम किया वहां, तो वर्क इज डन, है ना। उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में अपन लोग वर्क डन नहीं बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्क डन का जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। लेकिन ये था 9th का डेफिनेशन। अब अपन लोग थोड़ा सा 11th वाले लेवल पे आते हैं कि चीजें इतनी सिंपल नहीं होती, थोड़ा सा इसमें f हमेशा, f अपन कब लिखते हैं, जब मैं इस टेबल पे सिर्फ ये ऐसे सीधे वाला फोर्स लगाता तब मैं इसको अकेला f बोलता। लेकिन हर बार वो अपन टेबल को ऐसे नहीं खींचते हैं, कई बार अपन टेबल को ऐसे टेढ़ा खींचते हैं, जैसे मेरा हाथ अभी टेढ़ा रखा हूं, ऐसे ही धक्का मारते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं जब टेबल को ऐसा खींचना चाह रहा हूं तो टेबल हवा में उड़ के आ तो नहीं जाता, मतलब ये टेबल ऐसा रखा है कि टेबल उड़ के यहाँ तो नहीं आ जाएगा। अपन क्या देखते हैं, फोर्स तो मैं ऐसे लगाया था लेकिन टेबल हमेशा आगे ही बढ़ता है, या जो बना करता है वो आगे ही बढ़ता है। इसका ये मतलब हुआ कि फोर्स का कोई एक कंपोनेंट, ऑब्वियसली जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो काम कर रहा है, ना कि वर्टिकल ऊपर जाने वाला कोई कंपोनेंट काम नहीं कर रहा। तो मैं इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनाया, F cos थीटा, F sin थीटा, और फॉर्मूले में F की जगह मैंने रख दिया F cos थीटा, क्योंकि मुझे तो डिस्प्लेसमेंट इधर ही दिख रहा है। तो अपन पूरे फोर्स को ना लेके फोर्स के उस कंपोनेंट को पकड़ेंगे जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो F cos थीटा को मैंने लिया। तो वर्क इज इक्वल टू हो गया अपना F cos थीटा इनटू S, cos थीटा को उधर कर दिया, S को इधर कर दिया, Fs cos थीटा। ये एक फार्मूला है। और cos थीटा जब आता है तो वेक्टर के हिसाब से डॉट प्रोडक्ट होता है, तो F डॉट S कर दिया, वेक्टर का साइन। तो ये दोनों फार्मूला यूज कर सकते हैं। नॉर्मली तो ज्यादातर मैथ्स न्यूमेरिकल में ये वाला फार्मूला यूज होगा, लेकिन इसका क्या यूज है मैं ये बता रहा था। अब एक फोर्स लगाया मैं Fxi प्लस Fyj, इसका क्या मतलब है, मतलब अपन xy प्लेन में एक फोर्स ऐसा लगा रहे हैं,
इसके दो कंपोनेंट पकड़ने, मतलब ये वाला कंपोनेंट को मैं fx बोलूंगा, ये वाला कंपोनेंट को fy बोलूंगा। इसी को अपन लोग f cos थीटा भी बोलते हैं, इसी को अपन लोग f sin थीटा भी बोलते हैं, एक ही चीज, उसी का नया नाम बता दिया। fx मतलब x डायरेक्शन वाला फोर्स, fy मतलब y डायरेक्शन वाला फोर्स, ठीक है। तो I मतलब दिख रहा है x डायरेक्शन में, j मतलब y डायरेक्शन। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट मान लो हुआ, डिस्प्लेसमेंट का कुछ नाम रखते हैं अपन लोग, जैसे s है तो इसको मैं बोल देता हूं xi प्लस yj, ठीक है। xi प्लस yj मतलब क्या हुआ, मतलब एक ऑब्जेक्ट पे मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया हूं, तो अगर मैं xy प्लेन को देखूंगा, x और y प्लेन को, तो ऑब्जेक्ट तो यहां कहीं आ गया होगा, मतलब यहां से नीचे देखूंगा तो ये कुछ x डिस्टेंस भी मूव किया होगा, और यहां से ऊपर देखूंगा तो ये कुछ y डिस्टेंस भी मूव किया होगा। तो अपने को तो इसको जब बताते हैं तो दोनों को लेके बताते हैं, तो xi प्लस y। अब मेरे को करना है f डॉट s करना है, तो वर्क निकालना है मेरे को, ये हो जाएगा f डॉट s, ये होता है फॉर्मूला। मतलब मेरे को fxi प्लस fyj इनटू, मतलब डॉट प्रोडक्ट करना है xi प्लस yj, ये करना है। और डॉट प्रोडक्ट का फिर से मैं थोड़ा सा वेक्टर रिकॉल करवा रहा हूं, मैं बोला था वेक्टर अपने को 12th तक पीछा नहीं छोड़ेगा, याद रखना, तो वेक्टर सबका एकदम क्लियर होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ i इनटू i को देखते हैं, j इनटू j को देखते हैं, बाकी सब जीरो हो जाता है। तो i इनटू i मेरा आंसर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा मेरा x fx प्लस y fy, i इनटू i 1 हो जाता है। तो ये अपना वर्क डन होगा। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा कि इतने फोर्स में अगर इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये वेक्टर फॉर्म में दिया, i और j लिख के दे दिया, मतलब वेक्टर दिया, तो अगर इतना वर्क इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क कितना हुआ बताओ, तो मैं क्या करूंगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा, ठीक है। यहां से मेरा ये निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो थीटा दिया नहीं है, तो थीटा नहीं दिया है तो मैं ये fs cos थीटा वाला फार्मूला नहीं लगा सकता था, तो मेरी मजबूरी थी, मुझे इसका वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब सॉरी स्केलर प्रोडक्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन आते हैं इसका वर्क के जो डायमेंशंस और यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन भी अपन लोग पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी 12th तक आखिर तक पीछा नहीं छोड़ेगा। हर नई चीज का कुछ ना कुछ यूनिट तो होता है, हर नई चीज का कुछ ना कुछ डायमेंशन होता है, तो वो तो अपने को पढ़ने ही है, ठीक है। तो वर्ग का जो 9th में अपन लोग जानते हैं, 9th में जो वर्ग का यूनिट होता था वो होता था जूल, ठीक है। लेकिन ये एसआई सिस्टम होता था, तो यहां मैं लिख देता हूं ये एसआई है, और ऑब्वियसली इसका सीजीएस भी लिखना पड़ेगा मेरे को, जूल होता है और ये हो जाता है अर्ग। तो वर्क का फार्मूला अपन लोग अभी क्या देखे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क इज इक्वल टू, अगर मेरे को 1 जूल कितना होता है बताना हो, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से मैं एसआई यूनिट मेरा बन जाएगा 1 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 1 मीटर, मतलब ये जूल को अपन 1 न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं। मतलब एक जूल कितना होता है, अगर उसको कोई मेरे से डेफिनेशन पूछे तो मैं क्या बताऊंगा, इफ 1 newton of the force displaces a body through a distance of 1 meter, the work is said to be 1 joule। मतलब 1 न्यूटन फोर्स लगाने से कोई चीज अगर 1 मीटर हिल गई, आगे बढ़ गई, तो काम कितना हुआ अगर बताना होगा तो उसको अपन लोग 1 जूल बोलेंगे। वैसे अब सीजीएस सिस्टम में आ जाओ, तो 1 अर्ग कितना होता होगा, 1 अर्ग, तो 1 न्यूटन की जगह मैं यहां लिखूंगा 1 डाइन इनटू 1 मीटर की जगह लिखूंगा 1 सेंटीमीटर। मतलब अगर मेरे को 1 अर्ग को कोई डिफाइन करने बोले तो मैं बोलूंगा इफ 1 dyne of force displaces a body through 1 centimeter then work done is said to be 1 erg। तो बड़ा सिंपल था जूल और अर्ग को डिफाइन करना, ठीक है। अब इसका डायमेंशंस मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि डायमेंशन वाले चैप्टर में अपन लोग वर्क का डायमेंशन निकालना सीख चुके हैं, तो अपन लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये वाली जो यूनिट्स अपन लोग पढ़े ना 1 जूल और 1 अर्ग, इसको एब्सोल्यूट यूनिट बोलते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट। इसके अलावा एक यूनिट और आता है कभी कभी, उसको ग्रेविटेशनल यूनिट बोलते हैं। ये उतना ज्यादा प्रचलन में नहीं है, मतलब प्रचलन में नहीं है मतलब उतना ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन अब क्योंकि तुम लोग को आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना है, तो ऐसे जो यूज नहीं होता उसको छोड़ना नहीं है, अपने को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से अगर पढ़ना है तो ये वाली चीजें भी अपने को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो इन एम, इसमें एमकेएस सिस्टम चलता है, जैसे ये एसआई चल रहा था, ये सीजीएस चल रहा था, वैसे यहाँ पे एमकेएस सिस्टम चलेगा, ठीक है। तो
यहाँ पे अपन लिखेंगे 1 किलोग्राम मीटर, 1 किलोग्राम मीटर, ठीक है। ये 1 केजी, इसको ना केजीएफ लिखना है, 1 केजीएफ। एक्चुअली ये जो 1 न्यूटन है इसी को ग्रेविटेशनल यूनिट के टर्म्स में 1 केजीएफ बोलते हैं। न्यूटन ना लिख के वहां पे 1 केजीएफ लिखते हैं। व्हेन 1 केजीएफ force moves a body through a distance of 1 meter, the work done is said to be 1 kg meter, 1 kg meter, 1 kgf को अलग से लिखते हैं। 1 kg force, 1 kgf force moves the body through a distance of 1 meter। वैसे यहाँ पे बनेगा अपना 1 ग्राम सेंटीमीटर, 1 ग्राम सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे व्हेन 1 gf force, गर्लफ्रेंड वाला gf नहीं है, ग्राम फोर्स वाला यूनिट है, ग्रेविटेशनल यूनिट है। तो 1 ग्राम फोर्स, दो बार फोर्स बोलना पड़ जाएगा मेरे को, इसलिए मैं 1 gf फोर्स बोल रहा हूँ। ग्राम फोर्स फोर्स बोलूंगा अच्छा नहीं लगता है। When 1 gf force moves a body through a distance of 1 centimeter, then work done is said to be 1 gmcm, 1 ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है। तो अच्छा, यहां से हम लोग अभी देख रहे थे कि जो वर्क है मैंने बोला उसमें वो स्केलर है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। अब देखो वर्क का फार्मूला भी अपन लोग ऐसा लिख रहे थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब तुम लोग बोलोगे सर ये दोनों तो वेक्टर है, तो वेक्टर इनटू वेक्टर वेक्टर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वर्क डन है वो अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब जीरो वर्क भी होता है, पॉजिटिव वर्क भी हो जाता है और नेगेटिव वर्क भी होता है, ठीक है। पॉजिटिव वर्क किसको बोलेंगे? पॉजिटिव वर्क मतलब जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव हो गया, उसको पॉजिटिव फोर्स बोलेंगे। तो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं इधर ढकेल रहा हूं, ये आगे बढ़ेगा, इधर ढकेलूंगा तो भी आगे बढ़ेगा। 90, ये 90 डिग्री मान लेते हैं, 90 डिग्री से थोड़ा सा कम एंगल पे भी ढकेलूंगा, मतलब 89 डिग्री तक ढकेलूंगा, तब तक ये इसका ये वाला कंपोनेंट काम करता है। 90 डिग्री में ये होगा कि ये ऑब्जेक्ट या तो ऊपर जाएगा या ग्रेविटी की वजह से हो सकता है मैं नहीं उठा पाऊंगा। जैसे ये मेरे सामने टेबल रखी है, मैं इसको उठाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं उठा पा रहा हूं, मतलब मेरी जो ताकत है वो ऑब्वियसली कम पड़ जा रही है, तो ग्रेविटी की ताकत ज्यादा हो जा रही है, मैं उसको नहीं उठा पा रहा हूं, ठीक है। तो लेकिन 90 से कम होगा तो इसका एक कंपोनेंट, कौन सा वाला कंपोनेंट, F cos थीटा वाला कंपोनेंट हमेशा काम करेगा। तो वर्क अगर पॉजिटिव रहना है तो एंगल कितना होना चाहिए? एंगल हमेशा 90 से कम, मतलब एक्यूट एंगल होना चाहिए। और वर्क को अगर नेगेटिव करना है, अभी समझते हैं वर्क नेगेटिव कैसे होता है। नेगेटिव वर्क बोलना है तो एंगल अपना ऑब्ट्यूज होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। अब ये समझते हैं कि वर्क नेगेटिव कैसे होगा। देखो अपन चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट इधर डिस्प्लेस हो, लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दूं ऐसा, तो इस डायरेक्शन के कारण इसका ये वाला कंपोनेंट जो है F cos थीटा, ये तो ऑब्जेक्ट को उल्टा खींच देगा। लेकिन अब मेरे पॉजिटिव वर्क क्या था, ये डब्बा उधर जाना चाहिए, लेकिन डब्बा आ गया इधर, ठीक है। तो यहाँ पे होता है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क का एक एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स। जब अपन ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी जा रही होती है आगे, फोर्स लग रहा होता है पीछे, तो दोनों में 180 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है, तो वहां पे वर्क जो होता है वो नेगेटिव होता है। फ्रिक्शनल फोर्स या कोई भी जो अपोजिंग फोर्स होती है ना, सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स से नहीं समझना, कोई भी अपोजिंग फोर्स, जो जैसे फोर्स ऑफ रिपल्शन हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया, ये सारे अपोजिंग फोर्स है। अपोजिंग फोर्स मींस अपने मूवमेंट को अपोज करती है। एयर रेजिस्टेंस हो गया, ये सब अपोज कर रहे हैं, तो इस तरह के वर्क को नेगेटिव वर्क बोलते हैं। अच्छा, और जीरो वर्क भी होगा, जब पॉजिटिव है नेगेटिव है तो जीरो भी होगा। तो जीरो कैसे कब हो सकता है? अपना जो फॉर्मूला है वो है F S cos थीटा। ये तीनों में से अगर कुछ भी जीरो हो जाए तो वर्क डन इज जीरो। क्या क्या जीरो हो सकता है? देखो बिना फोर्स के तो वर्क हो नहीं सकता, तो फोर्स नहीं है तो कोई वर्क नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है। तो फोर्स तो खैर हमेशा रहेगा। अगर चीज नहीं हिली, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो देयर इज नो वर्क, मतलब मैं दीवार को जाके धक्का मार रहा हूं, जाके ट्रक को धक्का मार रहा हूं, ट्रक नहीं हिल रहा अपनी जगह से, तो देयर इज नो वर्क डन, ठीक है। अब मान लो ये दोनों चीजें हैं, वर्क फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन अगर मैं थीटा को 90 डिग्री कर दूं तो भी वर्क डन हो जाएगा जीरो। अब इसको समझो, जैसे ये पड़ा है, वही वाला डब्बा पड़ा है, ठीक है, मेरे को चाहिए इस डब्बे को आगे लेके जाना है,
मेरे लिए वर्क डन है कि ये डब्बा मेरे को आगे खसकाना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया इसका, लेकिन मैं फोर्स लगा रहा हूं एकदम 90 डिग्री पे, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो F और S के बीच में 90 डिग्री बन गया। अब खुद ही कॉमन सेंस लगाओ, क्या इस फोर्स से ये डब्बा आगे जा सकता है क्या? कभी नहीं जा सकता। या तो ये डब्बा ऊपर जाएगा, या मैं जैसे भी टेबल में ताकत लगाया, मैं नहीं उठा पाया, ये डब्बा पड़ा जाएगा कहीं आगे, तो कतई नहीं जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अच्छा तुम लोग बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, तो ये तो जीरो हो गया। चलो अपन मान लेते हैं कि डब्बे को मैं ऊपर उठाया, ठीक है, डब्बा ऊपर उठाया तो ये इधर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका, लेकिन जिधर होना चाहिए था उधर नहीं हो रहा है, तो थीटा अपना हो गया जीरो। तो इस केस में भी अपन लोग बोल सकते हैं कि वर्क डन इज जीरो, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे एक कूली वाला क्वेश्चन था 9th में, पता नहीं तुम लोग उसको बनाए कि नहीं बनाए। फिजिक्स के हिसाब से ये वो बोला जाता है कि अगर मेरे से कोई पूछे कि कूली सामान उठा के, सामान कैसे उठाएगा, ऐसे सिर में रखते हैं कूली लोग, सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह गया, तो वर्क डन कितना होगा, तो अपन बोलेंगे वर्क डन इज जीरो। इसको प्रैक्टिकली मत इंप्लीमेंट कर देना कि जाके स्टेशन में जाके झगड़ा कर रहे हो कि फिजिक्स के हिसाब से तो कुछ काम नहीं किया करके, लेकिन अपने लिए वर्क डन क्या है कि सामान पे मैं इधर फोर्स लगाऊं और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो, मतलब F और S ऐसा होना चाहिए। लेकिन कूली क्या करता है, कूली फोर्स इधर लगा रहा है और आगे बढ़ रहा है, मतलब फोर्स इधर लग रहा है और उसका मूवमेंट इधर है, तो एंगल कितना बना 90 डिग्री। तो कूली सिर्फ काम कब किया, जब वो सामान को उठाया तो फोर्स भी वो ऊपर की तरफ लगा रहा है, सामान भी ऊपर गया, और जाके जब अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे जाके जब सामान को रखा तो फोर्स को वो नीचे लगा रहा है, सामान भी नीचे गया। तो कायदे से फिजिक्स के हिसाब से वो सिर्फ इस दो मोमेंट में काम किया, सामान को उठाते समय और सामान को रखते समय। सामान को लेके चलने में वो कुछ काम नहीं किया फिजिक्स के हिसाब से, बार बार बोल रहा हूँ फिजिक्स के हिसाब से, क्योंकि वो फोर्स लगा रहा है ऊपर, सामान वैसे पकड़ा हुआ है ना, तो सामान नीचे ना गिर जाए करके वो फोर्स ऊपर लगा रहा है और वो चल रहा है आगे की तरफ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री मतलब Fs cos 90 हो जाएगा, और cos 90 जीरो होता है, तो अगर ये जीरो हो गया तो वर्क भी जीरो हो गया। तो देयर इज नो वर्क डन व्हेन अ कूली इज वॉकिंग विद अ लगेज, ठीक है। ये लेकिन ये फिर से फिजिक्स वाली बात है, स्टेशन में तो तुम लोग को उसको पूरे काम का पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक फॉर्मूला सब याद रखेंगे, वर्क इज इक्वल टू Fs cos थीटा, इसका SI सिस्टम वाला यूनिट, CGS सिस्टम वाला यूनिट मालूम होना चाहिए, डायमेंशन को हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। अब अभी तक अपन सीधा सीधा मतलब कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे थे, अब अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा टिपिकल वाला केस, क्योंकि हमेशा कांस्टेंट फोर्स नहीं हो सकता, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। और रियल लाइफ में अपन लोग यही सब चीजें देखते हैं, जैसे अब मैं बोलूंगा कि मेरे को 100 मीटर दौड़ना है, तो मैं लगातार 100 मीटर एक स्पीड से नहीं दौड़ सकता हूं। शुरू में मैं हो सकता है थोड़ा सा कम ताकत लगाऊंगा क्योंकि पिकअप ले रहा हूं, फिर बीच में मैं अच्छा मैक्सिमम पावर लगाऊंगा, लास्ट में जाते जाते थक जाऊंगा, फिर मेरी पावर कम कर दूंगा। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल फोर्स, क्योंकि फोर्स चेंज हो रही है। वैसे अपन गाड़ी भी चलाते हैं तो लगातार एक स्पीड से नहीं चला पाते हैं, शुरू में अपन 0 से 60 में आते हैं, फिर काफी देर तक 60 में चले, फिर स्पीड ब्रेकर आ गया, कुत्ता आ गया, अपनी गाड़ी सामने स्पीड कम करते हैं, तो फोर्स लगातार चेंज होता रहता है। तो अगर कोई वेरिएबल फोर्स हो, ठीक है, मतलब वेरिएबल फोर्स मतलब मैं ऐसा कुछ भी अपने मन से एक ग्राफ बना दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अपन को वर्क बताना है तो इधर फोर्स लिख देता हूँ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x लिख देता हूँ, F into S करना है, मैं इसको x लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे बताना है कि व्हाट इज वर्क डन अगर मेरे फोर्स लगाने पे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ बनाने पे ऐसा बना, तो इस केस में क्या होगा, अपने को यह मालूम है कि वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे cos थीटा को मैं थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रहा हूँ। इसकी जगह अगर मेरे पास ग्राफ ऐसा होता, मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन होता, यहाँ F होता, यहाँ X होता, और मेरे से पूछता कि भाई वर्क डन कितना है बताओ, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बोलता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखा है, यहाँ फोर्स लिखा है, मतलब रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी यही होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर गिराऊं और ये वाला एरिया बता दूं, तो मैं बेसिकली वर्क डन बता रहा हूँ। तो एरिया अंडर द ग्राफ, कौन सा ग्राफ,
फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज वर्क डन। तो वैसे ही ये जो मैंने अपने मन से कुछ भी ग्राफ बना दिया, इसके स्टार्टिंग पॉइंट से परपेंडिकुलर गिरा देते हैं, एंडिंग पॉइंट से एक परपेंडिकुलर गिरा देते हैं, इसके अंदर जो भी एरिया आ रहा है वो वर्क डन होगा अपना। ठीक है, तो एरिया अंडर द ग्राफ इज वर्क डन। अच्छा, अब ये तो आसान था, यहाँ पे मेरे को सीधे लेंथ की एक वैल्यू मिलती है, ब्रेड्थ की एक वैल्यू मिलती है, दोनों को इनटू करके मैं वर्क बता देता हूँ। यहाँ पे तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, देखो यहाँ की लेंथ अलग है, यहाँ की लेंथ अलग है। ठीक है, चलो ये चेंज नहीं होगा, ये पूरा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये हर पॉइंट पे कम ज्यादा होता रहता है, वेरिएबल फोर्स है। तो इस टाइप के केस में अपन लोग क्या करेंगे, इस टाइप के केस में अपन लोग दो तरीके से बनाएंगे। पहला मैं कर रहा हूं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में थोड़ा सा अपन लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले कॉन्सेप्ट को याद करते हैं, और बेसिकली इंटीग्रेशन नहीं करना है अपने को। यहाँ पे अपने को क्या करना है, ये पूरा ग्राफ ना देखे, एक तो पहले तो इसका कुछ नामकरण कर देते हैं, पी क्यू आर एस, ये जो बना इसको पी क्यू आर एस बोल रहा हूं मैं। इसमें से एक बहुत पतला सा स्ट्रिप पकड़ लेते हैं हम, ये एक पतला सा मैं स्ट्रिप पकड़ लिया, इसका भी कुछ नाम दे देता हूं ए बी सी डी। अच्छा, ये स्ट्रिप इतना पतला है, ये इतना छोटा है, ये वाला डिस्टेंस, ये ऊपर वाला, कि ये कर्व, अब वो कर्व नहीं रहा, अब वो स्ट्रेट लाइन बन गया। अब स्ट्रेट लाइन बनने से ये फायदा हो रहा है कि ये ऊपर से नीचे तक अब ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये लेंथ हो गया, और ये पतला सा जो ये छोटा सा जो डायरेक्शन है, ये जो डीसी है, ये अपना ब्रेड्थ है। ठीक है, तो इस पतले से छोटे से रेक्टेंगल का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे को तकलीफ क्या हो रही थी, इसका एरिया क्यों नहीं निकाल पा रहा था मैं, ये कर्व के कारण। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, उसका इलाज मैंने ये निकाला कि ऐसे इसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में बांट दिया। अच्छा, ये बहुत छोटा स्ट्रिप है, इसलिए जो वर्क डन निकलेगा वो W नहीं निकलेगा, वो बहुत छोटा सा वर्क डन निकलेगा, DW। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा F into dx। dx क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, क्योंकि ये तो बहुत छोटा हो गया, अब ये पूरा x नहीं रहा, ये जो छोटा सा जो डिस्टेंस है इसको मैं dx बोल रहा हूं। ठीक है, दिस इज dx, ये CD या DC इज इक्वल टू df, तो dw इज इक्वल टू f dx। अब मेरे से लेकिन dw तो पूछा नहीं था, मेरे से तो पूरा वर्क डन पूछा था, मतलब ये pqrs का एरिया पूछा है, तो पूरा वर्क डन बताने के लिए मैं क्या करूंगा, w ये अपना टोटल वर्क होगा, समेशन ऑफ dw का। समेशन ऑफ dw मतलब ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स को मैं ऐड कर दूंगा शुरू से लेके आखिर तक, क्योंकि ऐसे मान लो 1000 स्ट्रिप्स बनने वाले हैं, तो सारे स्ट्रिप्स को एक के बाद एक रख के सबको ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, मतलब ये समेशन ऑफ dw मतलब समेशन ऑफ f into dx। ठीक है, ये जो f है ये देखो हर बार चेंज होता जाएगा, क्योंकि छोटा छोटा स्ट्रिप है, तो यहाँ का f अलग आएगा, यहाँ का f अलग आएगा, ऊपर जाऊंगा तो f अलग आएगा, नीचे आऊंगा तो f अलग आएगा, फोर्स वेरी करता रहेगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वर्क निकलेंगे। अच्छा, अब इसी स्ट्रिप को इमेजिन करो मैं बहुत और छोटा कर देता हूं। ठीक है, मतलब एकदम छोटा करते जाऊं, लिमिट लगा दूं, मतलब मैं ये कर रहा हूं, मैं w is equal to limit dx tends to 0। dx tends to 0 मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो dx है इसको बहुत छोटा कर दिया, तो ये जो समेशन का साइन है ये अपना रिप्लेस हो जाएगा इंटीग्रेशन के साइन से, f डॉट dx। ठीक है, अब यहाँ पे अपन कुछ यूनिट रखे नहीं है, मतलब एंडिंग पॉइंट, अच्छा ये s और r मैंने नाम रखा हुआ है, तो इसको मैं xs xr कर दूं, मतलब xs से लेके xr तक ये अपना लिमिट हो गया, तो ये पूरे को मैं ऐड करूंगा तो ये वर्ग बन जाएगा। तो समेशन का साइन कब, जब अपन उसको पतले पतले स्ट्रिप्स में काट पा रहे थे और मैं उसको एज अ रेक्टेंगल देख पा रहा था। इंटीग्रेशन का, जब उस रेक्टेंगल को मैं इतना पतला कर दिया कि अब वो रेक्टेंगल नहीं, अब मेरे को सिर्फ ऐसा एक डंडे जैसा दिख रहा है, ये ऐसा एक डंडा दिख रहा है, फिर इसके बाजू में एक दूसरा डंडा दिख रहा है, साथ तीसरा, ऐसा ये पूरे डंडे जुड़ के ये पूरा एरिया बन रहा है। तो जब एकदम ही पतला कर देते हैं तब अपन वहां से समेशन के साइन को हटा के इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। ये अपना हो गया ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड के अलावा एक दूसरा मेथड होता है, वो होता है मैथमेटिकल मेथड। उसमें आते हैं हम लोग, ये ग्राफ को याद रखना, पहले तो अपन एक कंडीशन बना लेते हैं, नहीं पहले मैं लिख लेता हूं, जो सेकंड केस अपन पढ़ रहे हैं वो है मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, इसमें एक टेबल में एक बॉक्स ऐसा रखा हुआ है। ठीक है,
इस बॉक्स को अपन लोग इसको डिस्प्लेस करेंगे थ्रू सम डिस्टेंस। मतलब ये पहले मान लो यहां से चल रहा था, ए से इसको लेके जाना है मेरे को बी तक, ठीक है। अभी ये पहुंचा है बी पे, थोड़ी देर के बाद छोटा सा डिस्टेंस कवर करके ये पहुंच जाएगा क्यू पे, ठीक है। और पी से क्यू वाला जो डिस्टेंस है इसको अपन लोग बोलेंगे पीएस, ठीक है, छोटा सा डिस्टेंस डीएस। अच्छा, और इस पे मैं फोर्स लगाया हूं ये वाला तीरना फोर्स, अपन अपना 11 के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको ए से बी जाना है, मतलब एस ए से लेके एस बी, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, ये डब्बा पूरा ऐसे मूव करके बी तक आना है। तो बीच में अपन दो पॉइंट को पकड़ लिए, पी से क्यू डीएस। तो पी से क्यू जाने में जो छोटा सा वर्क डन होगा, to move the object from P to Q, work done, small work done dW will be equal to F into ds। ऐसा तो मेरे को F नहीं लिखना चाहिए था, F cos थीटा लिखना था, लेकिन एक काम करते हैं, मैं यहाँ ऊपर एरो लगा के बता रहा हूँ cos थीटा भी वहां पर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। F cos थीटा into ds लिख दिया हूँ, तो इसकी जगह मैं वेक्टर लगा दूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो F डॉट ds है, ये क्या बता रहा है, छोटा सा वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम P टू Q। ये P से Q जाने का, ना कि A से B जाने का। अपना पूरा वर्क डन होगा जब अपन A से लेके B तक जाएंगे, मैं तो छोटा सा वर्क निकाल रहा हूं, ठीक है। वैसे ही अपने को अगर पूरा वर्क डन बताना हो, मतलब पूरा W बताना हो, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dW, कहां से कहां तक, SA से लेके SB तक, मतलब SA से लेके SB तक F डॉट ds, इसको अपने को इंटीग्रेट कर देना है और अपना वर्क डन निकल जाएगा। ये आसान था, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं लगता है। तो दिस इज वर्क डन बाय मैथमेटिकल मेथड, और उसके पहले अपन लोग देखें वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। इसके बाद एक, चलो एक छोटा सा, टाइम कम है अपने पास, एक न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा। एक फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, और हम मेरे से पूछ रहा है कि वर्क डन बताओ कितना होगा, तो अपन लोग निकालते हैं, ठीक है। ये वाला फार्मूला यूज करेंगे F डॉट ds वाला। तो मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन ना करके जो जो गिवन है उसको लिखता हूं। छोटा सा क्वेश्चन है, फोर्स अपने को गिवन है 10 प्लस 0.5x, ठीक है। देखो फंसाने के लिए क्वेश्चन को टफ कैसे बनाते हैं। 10 प्लस 0.5x इज द फोर्स, मतलब इसका यूनिट हो गया न्यूटन, ठीक है। x on a particle in x direction and where F is in Newton and x is in meters, x मीटर है, ठीक है। Find the work done by this force during a displacement from x is equal to 0 to x is equal to 2 मीटर। अपने को वर्क डन बताना है इन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 to 2 मीटर, ठीक है। और वर्क डन का फार्मूला देखो, वर्क डन का फार्मूला होता है F into S, या अभी अपन लोग जो फार्मूला देख रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ F into ds, ठीक है। तो ये फार्मूला रखेंगे, लिमिट मेरा क्या हो जाएगा, SA से SB की जगह, मतलब कहां से कहां तक जाना है, तो लिमिट मेरा हो जाएगा 0, फोर्स ये था 10 प्लस 0.5x, और डिस्प्लेसमेंट है 0 से 2 तक अगर लेके जाए तो वर्क डन क्या होगा। तो मैं ये बता रहा था कि ये मतलब फोर्स इनटू ds, F इनटू ds लिखा था, ds की जगह लिखा dx, dx क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि वर्क डन उसको माना जाएगा जब ऑब्जेक्ट अपना x डायरेक्शन में मूव होगा। तो अगर x डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो मैं dx लिखूंगा, y बोला होता तो यहाँ dy कर देता हूं, ठीक है। अब इसको मतलब इंटीग्रेट करते हैं, 10 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, यहाँ लिमिट लगाऊंगा 0 से 2, और 0.5x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 0.5 को बाहर रखो, x स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे लिमिट रखो 0 से 2, ये दोनों की वैल्यू पुट करते जाओ, ये हो जाएगा 2 और -0 मतलब 2, 10 2 = 20, प्लस ये हो जाएगा 1/2 को भी बाहर ही निकाल लेता हूँ, 0.5/2 है ये, x स्क्वायर मतलब 4 - 0, तो 4 - 0 अपॉन ये हो जा रहा है 1, 20 + 1, ये आंसर मेरा आ रहा है 21 जूल। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये भी कई लोग नहीं बना पाते हैं क्योंकि समझ में नहीं पाते हैं कि करना क्या है। करना यह है कि पहले तो क्या निकालने बोला ये समझो, अपने को बोला वर्क निकालने, वर्क का फार्मूला F into S, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ, अरे यार यहाँ तो F तो दिया नहीं, S मतलब डायरेक्ट तो दिया नहीं, फंसाने के लिए तो F ऐसा दे इस फॉर्म में,
ठीक है, मतलब ये किसी इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, तो किसी इक्वेशन के फॉर्म में दिया है तो, और ये देखिए मेरे को समझ में आता है। अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट f इनटू s नहीं करना, यहाँ पे अपन इंटीग्रेट करेंगे, तो मैं ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दें यहाँ पे। अब इससे फायदा क्या हुआ कि f रख पाता हूं मैं, f इनटू ds का, तो ये 10 प्लस 0.5 x रख दिया मैं, ये f की वैल्यू रख दिया, ठीक है। और ds की जगह आ जाएगा, इसको किधर ले जाना चाहते हैं, ठीक है, किधर ले जाना चाहते हैं अपन लोग, x डायरेक्शन में ले जाना है। अच्छा अभी मैं बोला था y डायरेक्शन में भी पॉसिबल है, मान लेते हैं इसको y डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, ठीक है, तो y डायरेक्शन में अगर ले जाना हो तो मैं यहाँ पे dy कर, ठीक है। अब dy करने से क्या फायदा होगा मान लो, और y का मान लो लिमिट दिया तो y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 5, ठीक है, इतना दूर अपन लेके गए यूजिंग ये वाला फोर्स, तो क्या होगा देखो 10 into dy का इंटीग्रेशन 10y आ जाएगा, और ये x का इंटीग्रेशन अगर मैं करूं, ठीक है, 0.5x, अच्छा यहाँ पे x दे दिया ना, ये x देके फंसा दिया आपने, 0.5x y हो जाएगा, नहीं ये x के कारण गड़बड़ हो रहा है, तो जबरदस्ती का एक्स्ट्रा नहीं करते इसको। मैं ये बता रहा था कि dx क्यों लिखे, क्योंकि x डायरेक्शन में जाता है, y नहीं ले सकते अपन लोग, क्योंकि यहाँ पे x दे दिया ना, तो अपन लोग dy लेके नहीं कर सकते, तो उससे x into y आ जाएगा, और अपन सिर्फ y का लिमिट रख पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक छोटा सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड।